चलिए श्रवण, शुभारंभ के बाद अब आगाज करते हैं साथ की बड़ी बात का। भोपाल से इस वक्त के अपने दर्शकों को बड़ी खबर बता देते हैं। चलिए तो भोपाल से बड़ी खबर है कि पत्नी को लेने ससुराल पहुंचे दामाद की हत्या कर दी गई। रक्षाबंधन से मायके गई पत्नी लौटने को तैयार नहीं थी। पत्नी 2 साले और सास ने मिलकर मौत के घाट उतार दिया। 2.5 साल के बेटे को ससुराल छोड़कर मायके आ गई थी पत्नी। भोपाल के शोला मंदिर इलाके के शिवनगर में यह वारदात हुई है। आरोपी पत्नी 2 साले और सास के खिलाफ FIR दर्ज कर लिया गया। तो ये बड़ी खबर भोपाल से, जहां पत्नी को लेने ससुराल पहुंचे दामाद की हत्या कर दी गई। रक्षाबंधन से मायके गई थी पत्नी, लौटने को तैयार नहीं थी। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी शकील से। शकील, पूरा मामला क्या है? FIR तो दर्ज हो गया है, लेकिन कब तक गिरफ्तारी होगी? देखिए, फिलहाल अगर देखा जाए तो पुलिस इस पूरे मामले को गंभीरता से ले रही है और इतना ही नहीं बल्कि दबिश अलग अलग ठिकानों में दी गई है। एक व्यक्ति को बताया जा रहा है कि एक आरोपी को पुलिस ने अभी फिलहाल हिरासत में लिया है, पूछताछ की जा रही है, लेकिन अभी फिलहाल से पूछताछ की जा रही है। जिस प्रकार से ये पूरा मामला सामने आया है उसमें छोरा थाना क्षेत्र के साथ साथ जो रहवासी एक इलाका है वहां पर एक सनसनी का माहौल फैल गया, क्योंकि जिस प्रकार से लगातार विवाद इस परिवार के बीच में सामने आ रहे थे। पुलिस प्रशासन का साफ तौर पर कहना है कि मृतक के साथ पहले भी कई बार अभद्रता की गई थी, सड़क पर लड़ाइयां भी हुई थी और उसके बाद ये अंजाम इस प्रकार का दिया गया कि लाठी डंडियों से ही पीट कर एक व्यक्ति की मौत कर दी गई। हालांकि साफ तौर पर यह भी बताया गया कि पति जो था वो लगातार अपनी पत्नी को मनाने के लिए रक्षाबंधन के बाद से ही कोशिशें कर रहा था, लेकिन पत्नी बेवजह जाने किसी कारण नहीं था पत्नी के पास ऐसा, लेकिन अनबन के चलते वो अपने पति के साथ मायके जो ससुराल जो है वो नहीं आ रही थी और इसी के बाद एक विवाद हुआ और विवाद के बाद डंडों से पीटकर 2 लोगों के साथ जो दोनों लोग थे वो जो पत्नी थी उसके भाई थे, मृतक के साले थे और इतना ही नहीं बल्कि लगभग 135 से ज्यादा निशान पूरे शरीर पर पोस्टमार्टम के फिलहाल पुलिस को यहाँ पर मिले हुए हैं और पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है, दबिश दे रही है और दावा भी ये कर रही है कि जल्द जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार कर लिया जाए। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए श्रवण, बढ़ते आगे। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, टीवी रिपेयरिंग सेंटर में भीषण आग लगी है। दुकान में रखा इलेक्ट्रॉनिक सामान जलकर खाक हो गया है। दमकल की 2 वाहनों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया, लेकिन आग किस कारण लगी है अब तक ये पता नहीं चल पाया है। रायपुर के बीरगांव इलाके की घटना है। ये तस्वीरें भी इस वक्त आप देख पा रहे हैं, रायपुर से बड़ी खबर है जहां टीवी रिपेयरिंग सेंटर में आग लगी। हालांकि आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया है। दुकान में रखा इलेक्ट्रॉनिक का पूरा सामान जलकर खाक हो गया। आग किन वजहों से लगी है फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पाया है। तहसीन जैदी हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हैं। तहसीन, क्या कुछ अपडेट, क्या कुछ जानकारी इस खबर पर? श्रवण जी, देखिए, ये पूरी वारदात जो है बीरगांव इलाके में हुई है और ये करीब जो घटना है ये 2 बजे के आसपास ये आग लगना बताया जा रहा है। और जब ये क्योंकि रात का वक्त था और सब सो रहे थे और जब वो वहां पे जब तेज आग लगी, लोगों को जब तपिश की हुई क्योंकि आसपास घर भी है, सब लोग उठे और वहां पे लोगों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी है और फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां जो हैं वो इस आग बुझाने में लगी हैं। और वहां पे क्योंकि जो दमकल कर्मी है उनके लिए बड़ी चुनौती ये था क्योंकि आसपास घर भी थे और दुकानें भी थी, तो उसमें आग न फैले इसको लेके वहां पे उनके लिए करीब मशक्कत के बाद करीब 3 से 4 घंटे बाद में ये कंट्रोल आग से कर पाए हैं। लेकिन वहाँ जो टीवी रिपेयरिंग शॉप सेंटर जो है वहां पे ये जो अंदर सामान जो रखा था वो पूरी तरह से जल के स्वाह हो गया है। और भी हालांकि ये आग लगने के कारण इसमें अभी तक खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि वहां पे ये आग जो लगी थी तो उसके बाद जो है ये दमकल की गाड़ियां पहुंची हैं और 4 जो गाड़ियां हैं दमकल की वो मौके पर पहुंची है। आग पे अभी पूरी तरह से काबू पा लिया गया है। लेकिन ये बड़ी घटना जो सामने आई है ये बीरगांव इलाके में जो है वो थाना खमतरी इलाके में हुई है। जी शुक्रिया अपनी जानकारी के लिए। तहसील, चलिए बुलेटिन में बढ़ते आगे और इस बीच बड़ी खबर, गरियाबंद से ट्रक और स्कॉर्पियो की टक्कर हो गई। हादसे में एक शख्स की मौत हो गई और दूसरा घायल बताया जा रहा है। रफ्तार का कहर देखने को मिला गरियाबंद में। रायपुर कमिश्नर ऑफिस में मृतक लिपिक पद पर पदस्थ था और ये दर्दनाक हादसा हुआ है। NH 130 पर मोड़ के पास ये दर्दनाक हादसा हुआ है। तो श्रवण, एक बार फिर रफ्तार का कहर देखने को मिला और तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो हादसा रहा होगा कितना भयावह, कितना भीषण रहा होगा। और ये निश्चित रूप से तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है और
रफ्तार का कार्य इसे कहेंगे। रायपुर कमिश्नर ऑफिस का लिपिक थाम तक NH 130 जुंगाड़ मोड़ के पास ये हादसा हुआ है। बढ़ते आगे ग्वालियर की तरफ रुख कर लेते हैं। ग्वालियर के भंवरपुरा के डाडा खिरक गांव में एक डकैत ने फायरिंग कर इलाके में दहशत फैला दी। डकैत इलाके में पशुपालन के बदले 500 रुपए वसूलने आया था। गांव वालों के विरोध के बाद बदमाश ने फायरिंग कर दी। एक ग्रामीण के जंगल ले जाकर उसकी जमकर पिटाई भी कर दी, लेकिन पुलिस के पहुंचने के बाद युवक को छोड़कर बदमाश फरार हो गए। फिलहाल पुलिस लगातार सर्चिंग कर रही है। लुटा के मेरे साथ में चाचा है और मुझसे बड़ा भाई हो। फिर बेजगह बाद में तो मेरे में लाठी मारी है, मेरे हाथ बांध भी कह रहे, गोली चलाई है, कहते हैं गुड्डा गुर्जर है और गांव के लोग रहते हैं भाई संग वारंटी गुड्डा है। अब हम ये चाहते हैं कि हमको पुलिस प्रशासन हमारा मदद करे, या हम तो कोई राइफल तो है नहीं, 2 गांव से पहुंच गई नहीं तो इसको मार ही देते थे। अब ये सोचते हैं कि साहब हमको पुलिस प्रशासन मदद करे कि केसों करके हमारे यहाँ के चारे का गार्ड दे, कुछ भी दे, हमारे वो प्रशासन ही मदद करेगा। वहाँ पे पुलिस की पेट्रोलिंग जारी है। कोई घटना नहीं की गई है, परंतु चूँकि मूवमेंट था इसलिए अभी लगातार वहाँ पे निगाह रखी जाएगी और प्रयास रहेगा जो भी बदमाश थे उनका पता करके उनको गिरफ्तार किया। चलिए बढ़ते आगे और मध्य प्रदेश से खबर, जहां स्कूल शिक्षा विभाग की नई ट्रांसफर नीति, नई पॉलिसी के तहत शिक्षकों का ट्रांसफर यहां पर होगा। 10 साल ग्रामीण स्कूलों में अब पढ़ाना अनिवार्य किया गया हर साल, और ट्रांसफर पॉलिसी जारी नहीं होगी। तो ये एक राहत भरी खबर। इसके साथ ही लगातार टीचर्स को इंतजार था कि कब नई ट्रांसफर नीति सामने आएगी और उसके जो भी महत्वपूर्ण बिंदु होंगे कब सबके सामने रखे जाएंगे। तो अब ये आ चुकी है ट्रांसफर पॉलिसी, और इसके साथ ही एक बात ये कि हर साल ट्रांसफर पॉलिसी जारी नहीं की जाएगी। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी शुक्ल से। शुक्ल, नई ट्रांसफर नीति जो उसका लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था सामने आ गई है, क्या पेच इसमें और कितनी राहत टीचर्स को? देखिए, निश्चित तौर पर जिस प्रकार से नई शिक्षा नीति केंद्र सरकार की आई और मध्य प्रदेश सरकार पर उस पर अमल किया गया, इसी शिक्षा नीति में ट्रांसफर को लेकर भी बात कही गई थी कि ट्रांसफर को लेकर भी एक पॉलिसी बनाई जानी चाहिए, जिसमें मध्य प्रदेश सरकार ने अपनी पॉलिसी आज जाहिर कर दी है। इतना ही नहीं बल्कि इसमें बताया गया है कि जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें अब अपने पूरे सेवा काल में 10 साल की सर्विस देना अनिवार्य होगा। यानी शिक्षकों को ग्रामीण क्षेत्र में पढ़ाने के लिए 10 साल की सेवा अनिवार्य कर दी गई है। और बड़ा कदम यह भी है कि 3 साल तक, यानी जो नए शिक्षकों की अगर भर्ती होगी तो उन्हें शुरू के 3 साल ग्रामीण क्षेत्रों की शालाओं में पढ़ाते हुए देने होंगे। तो ये 2 बहुत महत्वपूर्ण कदम लिए गए हैं। और साफ तौर पर जिस प्रकार से देखा गया, चाहे हम स्टेट की बातचीत करें या सेंट्रल की रिपोर्ट्स की बातचीत करें, ग्रामीण शिक्षा को लेकर हमेशा प्रदेश सरकार के ऊपर सवाल खड़े होते रहे। इतना ही नहीं बल्कि साफ तौर पर यह भी देखा गया है कि जो लोग जो शिक्षकों की नियुक्तियां होती है उस नियुक्तियों के आधार पर ज्यादातर लोग शहरी क्षेत्रों को ही चुना करते हैं, आसपास के जिलों को। लेकिन इसके कारण कहीं ना कहीं जो ग्रामीण शिक्षा है वो कहीं ना कहीं आपसे ये भी समझना चाहेंगे, ये जो शिक्षा नीति है नई भर्तियों के लिए लागू होगी या पहले से ही जो मतलब लगातार भी कार्य कर रहे हैं उन्हें फिर से नियुक्ति दी जाएगी ग्रामीण क्षेत्रों में, या फिर इसका भी राहत मिलेगा कि जो पहले से 3-4 साल से ग्रामीण क्षेत्रों में थे अब उन्हें आगे सिर्फ 6 साल करना पड़ेगा? ऐसा भी कुछ प्रावधान रहेगा? देखिए, नीति में साफ स्पष्ट किया गया है कि 2023 से ये नियम लागू होंगे, यानी कि जो पहले के शिक्षक अपनी सेवाएं दे रहे हैं हाँ। उन पर ये नीति लागू नहीं होगी, नए शिक्षकों के ऊपर लागू होगी। 2023 से जो नया क्रम जिस प्रकार से चलेगा, जो क्रमिक संरचना जिस प्रकार से शिक्षा विभाग की है उसके आधार पर काम जो है वो किया जाएगा। एक महत्वपूर्ण कदम इसलिए माना जा रहा है क्योंकि अगर हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उसमें शिक्षकों की भारी कमी नजर आती है, और इसीलिए ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा को बढ़ाने, उनके शिक्षा स्तर को सुधारने के लिए जोर दिया गया है। अगर हम असर की रिपोर्ट की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में लगभग 27% ऐसे ग्रामीण स्कूल है जहां पर शिक्षकों की भारी कमी की बात बताई गई है। लगभग 50। बिल्कुल शुक्ल, समझा जा सकता है नई ट्रांसफर नीति के साथ न सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों में अब टीचर्स वहां पर मिलने लगेंगे, बच्चों की पढ़ाई की जो गुणवत्ता है वो भी बढ़ेगी, और इसके साथ ही जो ट्रांसफर का लंबे अरसे से श्रवण इंतजार भी किया जा रहा था टीचर्स की तरफ से वो भी अब पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। शुक्रिया शुक्ल पूरी जानकारी के लिए।
चलिए बढ़ते आगे और उज्जैन से खबर है। उज्जैन जिले की घटिया तहसील के ग्राम गौसा में सरकारी स्कूल के हेडमास्टर पर बच्चों से काम कराने और मारपीट का आरोप लगा है। बच्चों के परिजन का आरोप है कि हेडमास्टर समता जैन बच्चों को धमकाती हैं और इतना नहीं, बाहर किसी को बताने पर टुकड़े टुकड़े करने की धमकी दी जाती है। तो ये टीचर हैं जो इस तरह की धमकी दे रही हैं। छात्रों ने यह भी आरोप लगाया है कि 15 अगस्त को भी हेडमास्टर ने अधिकारियों से शिकायत करने की बात पर ऊपर भेजने की धमकी दी। क्लास में थोड़ी भी गलती होने पर कपड़े उतरवाकर ये मैडम डंडों से पीटती हैं। बच्चों ने बताया कि स्कूल में उनसे झाड़ू पोछा लगवाया जाता है। वहीं मामले में हेडमास्टर समता जैन का कहना है कि आसपास जंगल जैसा माहौल है, इसलिए कक्षा में सांप, बिच्छू, कीड़े मकोड़े आते हैं। बच्चों से टाट पट्टी फोल्ड कर रखने के लिए कहा जाता है। बच्चे गलती करते हैं तो कई बार मारते भी हैं। वहीं परिजनों का आरोप है कि बच्चों को इतनी तरह से पीटा जाता है कि वो कई दिनों तक बीमार रहते हैं। हमसे ना रोज झाड़ू कचरा लिख कर निकालते हैं यहाँ। 15 अगस्त के एक दिन पहले हमको ये धमकी दी थी क्लास में कि ये अधिकारी ना आएंगे, अगर किसी ने कुछ भी बोला है तो ऊपर पहुंचा देंगे तुमको। तो एक बजे तक हमको क्या कहते हैं कि बाथरूम करने जाना, 1 बजे बाद जाना। रेस्ट होती है यहाँ की 2 घंटे की छुट्टी मिलती है। हाँ, रेस्ट होती है। और हमसे यहाँ पोछा भी लगवाते हैं, झाड़ू लगवाते हैं। मतलब हम आते हैं तो कहते हैं कि तेरी बारी आज झाड़ू निकालने, तू झाड़ू निकाल। तो ना उन्होंने कहा था कि नहीं कोई भी सर आए ना तो उनको कुछ बोलना मत, नहीं तो ना जिंदों को मार डालेंगे। शिकायत तो मैंने सरपंच महोदय से भी करी अभी कि इधर उधर सब गाँव ग्रामीण लोगों का अटला रखा रहता तो सांप वगैरह आते, तो इसमें तो कोई गलत बात नहीं है। मेरे बच्चे को 8 दिन पहले भी इनने मारी थी, 3 दिन से सलंग मारे, एक दिन छोड़ के ने, और बच्चा सब मार दिलवाते हैं। मैं आके बोल के गई यहाँ पे तो बोले कि अब नहीं होएगा। और अब फिर इनने मेरे बच्चे का, मेरे जेठ का लड़का है जिसके छोरे को मारा तो उसके कुल्ले सूझ गई। चलिए बढ़ते आगे बात करते हैं इंदौर की। इंदौर में गुरुवार को पकड़ी गई फर्जी महिला एडीएम ने पुलिस पूछताछ में कई खुलासे किए हैं। इंदौर पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चार्य मिश्र ने बताया कि नकली महिला एडीएम अब तक 100 से ज्यादा लोगों को सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी कर चुकी है। उसने पूछताछ में बताया कि उसने कई साल तक एमपीपीएससी परीक्षा की तैयारी की लेकिन सफल नहीं हो पाई, इसलिए उसने नकली अधिकारी बनकर लोगों से ठगी शुरू कर दी। और आपको बता दें कि उसके मोबाइल से भी कई अहम सुराग मिले हैं, जिसमें नकली प्रशासनिक पहचान पत्र के साथ साथ सरकारी लेटर, सरकारी विभाग के फर्जी नियुक्ति पत्र शामिल है। आरोपी महिला इतनी शातिर है कि उसने रौब झाड़ने के लिए 200 रुपए की दिहाड़ी पर नकली सुरक्षा गार्ड भी रखा था। उससे भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। नकली गार्ड के पास नकली पिस्टल भी मिली है। आरोपी महिला ने धोखाधड़ी के पैसे से इंदौर के तेजाजी नगर इलाके में आलीशान बंगला भी बना रखा है। पुलिस को उम्मीद है कि अगली तलाशी में कई फर्जी दस्तावेज मिल सकते हैं। महिला को पकड़ा गया है जिसने अपने को छद्म जानकारी दे करके आई कार्ड लगभग बना करके 100 से ज्यादा लोगों को नौकरियां देने का दावा किया है। और मुख्य तौर पर उसकी जब पहचान सुनिश्चित की गई तो पता चला कि वो सागर की मूलता रहने वाली है। एसडीएम के रूप में लोगों को बताया। गाड़ी पर, वाहन पर इसने शासन का लिखवा रखा है, मध्य प्रदेश शासन। इस पूरे मामले पर पुलिस कड़ी कार्रवाई कर रही है। चलिए बुलेटिन में बढ़ते आगे। छत्तीसगढ़ में 71 आदिवासियों के मारे जाने के आरोपों पर अब सियासत गर्म हो गई है। रायपुर दौरे पर आए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा था कि यहां 71 आदिवासी भाई मारे गए हैं। नड्डा ने अपने 32 मिनट के भाषण के दौरान 9 बार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नाम लिया था। इस मामले में अब पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नड्डा से पूछा कि वो ये बताएं कि कहां पर 71 आदिवासियों की मौत हुई, 2 दिन पहले हुई है। और ट्वीट कर मुख्यमंत्री ने लिखा कि झूठ बोलो बार बार और जोर जोर से झूठ बोलो। उन्होंने ये भी लिखा है कि आदिवासियों का बुरा सोचने वालों को ईश्वर सद्बुद्धि दे। यहाँ हमारे आदिवासी भाई मारे गए, अभी पीछे संख्या थी 71 आदिवासी भाई मारे गए। और भूपेश बघेल जी केरल में राहुल गांधी जी के साथ ताली बजा रहे थे। ये स्थिति आकर के खड़ी हो गई। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री के 9 बार नाम ले, तो इसका मतलब ये है कि छत्तीसगढ़ के बारे में वो क्या सोचते हैं ये समझ आ जाता है। मध्य प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक राहत भरी खबर। श्रवण, मध्य प्रदेश में विदेशी कोयले की खरीदी से बिजली महंगी होने की आशंका अब खत्म हो गई है। जबलपुर पहुंचे ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव संजय दुबे ने कहा कि भले ही केंद्र सरकार ने कोयला संकट दूर करने को राज्यों को विदेश से कोयला खरीदने के लिए निर्देश दिए थे, लेकिन मध्य प्रदेश ने 1 मीट्रिक टन भी विदेशी कोयला नहीं खरीदा। लिहाजा अब महंगे विदेशी कोयले के नाम पर बिजली के दाम नहीं बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि हमने डोमेस्टिक कोयले की उपलब्धता बढ़ाकर बिजली उत्पादन को जारी रखा है, जिसकी वजह से विदेशी कोयले की जरूरत ही नहीं पड़ी।
मतलब हमने 1 मैट्रिक टन भी इम्पोर्टेड कोल इंपोर्ट नहीं किया मध्य प्रदेश में, जिसका असर लगभग 40 पैसे प्रति यूनिट प्रति उपभोक्ता आता। यानी अगर आप 100 यूनिट यूज़ कर रहे थे तो आपको 40 रुपये अतिरिक्त देने पड़ते अगर हम इम्पोर्टेड कोल का यूज़ करते। तो ये भी इस प्रयास में भी हम लोग सफल रहे हैं। और अब बात सबसे बड़े चर्च लैंड स्कैम की। जी हां, बिशप पीसी सिंह के घर पर ईओडब्ल्यू के छापे के बाद अफसरों ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को पूरी जानकारी दी। और सीएम शिवराज ने भी इस मामले पर कहा कि धन का उपयोग धर्मांतरण के लिए करना अवैध है। ये रिपोर्ट देखिए। जबलपुर के बिशप पीसी सिंह के घर पर ईओडब्ल्यू की दबिश के बाद आज अधिकारियों ने सीएम शिवराज को पूरे मामले की जानकारी दी है। जानकारी के मुताबिक पीसी सिंह पर 7 करोड़ से अधिक का टैक्स नहीं चुकाने का आरोप है। बिशप के 48 बैंक खातों में 1 करोड़ 65 लाख से अधिक की नकदी मिली है। पद और पैसे के दुरुपयोग के दस्तावेज भी बरामद हो चुके हैं। ट्रस्ट संस्थाओं की लीज रिन्यूअल में धोखाधड़ी का मामला भी है। $18,352, 118 पाउंड और 4 पहिया वाहन भी बरामद किए गए हैं। चर्च की जमीनों की अवैध बिक्री के सबूत भी मिले हैं और बिशप के खिलाफ देश भर में 99 एफआईआर दर्ज हैं। सीएम शिवराज ने भी कहा कि बड़े स्तर पर धोखाधड़ी के मामले सामने आए हैं और धन का उपयोग धर्मांतरण के लिए करना अवैध है। ट्रस्ट की संस्थाओं की लीज रिन्यूअल में धोखाधड़ी, इन सारे मामले को भी हम ईओडब्ल्यू को सौंप रहे हैं। धर्मांतरण हो और बाकी गैर कानूनी गतिविधियां हो, नहीं करने दी जाएगी। इसके अलावा बिशप के आलीशान फार्म हाउस में लग्जरी बंगलो निर्माणाधीन होने की जानकारी भी मिली है, जबकि चर्च की स्कूलों से आई रकम से बिशप ने करोड़ों रुपए की निजी संपत्ति बनाई है। चलिए बढ़ते आगे और अब बात कर लेते हैं श्रवण, भोपाल के शातिरबाज बदमाशों की, जिन्होंने ट्रैफिक विभाग और लोगों की नाक में दम कर रखा है। दरअसल शहर में ट्रैफिक नियम तोड़ने पर जगह जगह लगे सीसीटीवी के जरिए घर घर जुर्माने की रसीद काटकर भेजी जा रही, लेकिन शहर में 12 से ज्यादा ऐसे मामले सामने आए जिसमें नंबर प्लेट के आधार पर भेजी गई रसीद सही पते पर तो पहुंची, लेकिन सीसीटीवी में कैद वाहन उस मालिक का नहीं था। यानी बदमाश शहर में सिर्फ नंबर प्लेट बदलकर यहां पर घूम रहे हैं और चालान कटने पर निर्दोष के घर चालान रसीद पहुंच रही है, जिसे लेकर लोगों ने ट्रैफिक पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई है। ट्रैफिक विभाग ने नया नियम जारी किया है। ट्रैफिक विभाग का कहना है कि वाहन शहर में नहीं या फिर घर में खड़ा है तो उसका और चालान कट गया है तो उसे निरस्त किया जाएगा। साथ ही चोरी हुआ वाहन अगर एफआईआर कराई गई है तो चालान निरस्त होगा। जो इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है उसकी जो कमियां हैं वो अपने आप में उसकी मजबूतियां हैं। अगर किसी की इस तरीके की घटना संज्ञान में आती है, चोरी की गाड़ी संज्ञान में आती है, तो ये हमारे क्राइम डिटेक्शन में भी मदद करेगा। और इस तरीके के ऑटोमेशन सिस्टम से कोई गलत उपयोग कर रहा है अगर किसी गाड़ी कहीं और है तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं गलत मंशा है, तो ये हमारे को जाहिर तो हो रही है। चलिए बढ़ते आगे और बात गणेश उत्सव की। देश भर में धूमधाम से शुक्रवार को गणपति विसर्जन समारोह मनाया गया। 10 दिनों से घर घर में विराजे बप्पा को विदाई दी गई और इसी क्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी धूमधाम से भगवान गणेश की प्रतिमा को विसर्जन करते नजर आए। इस दौरान उनके साथ उनकी पत्नी साधना सिंह और बेटे भी मौजूद रहे। वहीं खंडवा के महादेवगढ़ में खास झांकी देखने को मिली। इस बार यहाँ झांकी में अखंड भारत की थीम नजर आई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अखंड भारत का स्थापना करते हुए दिखाया गया है। तो ये 2 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, भोपाल और खंडवा की ये 2 तस्वीरें। बप्पा को विदाई यहां पर दी गई। विसर्जन घाट पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान और उन्होंने बप्पा को यहां पर विदाई दी। खंडवा में भी विसर्जन के दौरान यहां पर भव्य झांकी निकाली गई। प्रदेश के विकास, जनता के कल्याण के लिए, सब सुखी हो, निरोग हो, मंगल हो, कल्याण हो सबका, और हमारा देश लगातार आगे बढ़े और दुनिया को भी दिशा दिखाए। इसलिए भक्ति में भाव विभोर होके आज भगवान गणपति जी की, गौरी मैया जी की पूजा की। और श्रवण, सिर्फ भारत में नहीं बल्कि दुनिया भर में गणेश उत्सव की रौनक देखने को मिली। गणेश उत्सव बेहद धूमधाम के साथ मनाया गया और अब विसर्जन का दौर अभी भी चल रहा है। बप्पा के दर्शन से लेकर धूमधाम से उनकी विदाई तक हर एक पल को IBC 24 ने आपको दिखाया। अब हम आपको हमारे यानी कि IBC 24 के न्यूज रूम में विराजे बप्पा के भी दर्शन कराते हैं। IBC 24 की पूरी टीम ने मिलकर पूजा अर्चना की और फिर प्रतिमा का विसर्जन भी किया गया।
तो ये देखिए IBC 24 के ऑफिस में बप्पा विराजमान थे और कल पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की गई और बप्पा को विदाई दी गई। तो पूजा अर्चना के साथ IBC 24 के दफ्तर में विराजे गणपति बप्पा को कल विदाई दी गई। गणपति बप्पा मोरिया, अगले बरस तो जल्दिया। गणपति बप्पा मोरिया, अगले बरस तो 1 2 3 4 की जय। गणपति बप्पा मोरिया, बप्पा मोरिया, अगले बरस तो जल्दिया। गणपति बप्पा जल्दिया। तो शवर बप्पा की विदाई होगी और इसके साथ ही आज से श्राद्ध पक्ष यानी कि पितृपक्ष की भी शुरुआत हो गई है और इस बार 25 सितंबर तक पितृपक्ष रहेगा। हिंदू पंचांग के अनुसार पितृपक्ष का आरंभ भाद्रपद मास की पूर्णिमा से होता है और समापन अश्विन मास की अमावस्या पर होता है और इस अमावस्या को सर्व पितृ अमावस्या भी कहा जाता है। इसके अगले दिन से नवरात्र की शुरुआत हो जाएगी। हिंदू धार्मिक शास्त्र के अनुसार 16 दिनों तक चलने वाला ये पितृपक्ष पूरी तरह से हमारे पितरों को समर्पित होता है। इस दौरान हम उनकी आत्मा के लिए, उनकी शांति के लिए श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान, पूजा आदि करते हैं। इस दौरान विशेष तौर पर कौओं को भोजन कराया जाता है क्योंकि ऐसी मान्यता है कौओं के माध्यम से भोजन पितरों तक पहुंच जाता है। इसके अलावा बहुत से ऐसे लोग भी हैं वो ये भी मानते हैं कि पितृपक्ष में हमारे पितृ ही कौओं के रूप में पृथ्वी पर आते हैं, उन्हें भोजन का पहला हिस्सा देना चाहिए। और इसी के साथ की बड़ी बात में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए हमारा नंबर 1 बुलेटिन हमर बानी हमर गोठ हमारी सहयोगी अमृता के साथ। नमस्कार।